दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। बड़ा अफसोस होता है कि 30,000 के आसपास हमारी फैमिली है और कल के दिन के वीडियोस पे हमारे जो व्यूज़ हैं वो 1,000 भी नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं या फिर कमेंट्स नहीं करते हैं या फिर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स करा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करा करें ताकि वो समाज में हो रही घटनाओं से अवगत रह सकें। दोस्तों हम आज के जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर हम लोग क्राइम स्टोरी सुनाते हैं और आप लोग सुनते हैं तो उसके हिसाब से अगर एक डेटा के मुताबिक देखें तो ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो आज के दरिंदे इंसान ने कलंकित नहीं किया है। चाहे माँ का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, दादा का रिश्ता हो, दादी का रिश्ता हो, मौसी का रिश्ता हो, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो दरिंदों ने कलंकित नहीं किया है। लेकिन जितने भी कहानियाँ मैंने आप लोग को सुनाई हैं उसमें इतना डरावना कुछ नहीं था जो आज की कहानी में है, क्योंकि आज की कहानी के अंदर परिवार का एक सदस्य नहीं बल्कि कई सदस्य एक 14 साल की लड़की के साथ में पिछले कुछ महीनों से लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे, जिसके बाद में जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो यकीनन दोस्तों जो पुलिस महकमा था वो हिल के रह गया। और जब गांव में इस बात के बारे में पता चला कि इस घर के अंदर कुछ इस तरीके से हो रहा था तो पूरे गांव के अंदर आक्रोश फैल जाता है। गांव की स्थिति संभालने के लिए वहां पर पुलिस बल तैनात किया जाता है। तो आखिर क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानेंगे। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल पर अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके अपनी हाजिरी ज़रूर जताया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। दोस्तों बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है इसी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अंदर एक थाना लगता है औरैया थाना, एक ज़िला लगता है औरैया ज़िला। और इसी औरैया ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है बिधूना कोतवाली। ये जो बिधीना कोतवाली है, इसी कोतवाली के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र महज 14 साल के आसपास है, वो अपनी मौसी के साथ में इस पुलिस थाने में आती है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि 14 साल की लड़की बदहवास है। इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर आकर ये किससे शिकायत करे, किससे बात करे। जो मौसी थी वो भी बदहवास थी, इधर जो ये लड़की थी 14 साल की ये भी बदहवास थी। ये पुलिस थाने में आती है और पुलिस थाने में आने के बाद में कहती है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो हमारी बात को सुन सके। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो कहते हैं क्यों नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठे हुए। लेकिन ये जो लड़की थी ये ज़ारो कतार रो रही होती है। इसकी आवाज़ जो थी वो पुलिस के कानों तक जा तो रही थी, लेकिन आवाज़ में इतनी ज़्यादा लड़खड़ाहट थी कि किसी भी तरीके की बात को समझ पाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल था। लिहाजा पुलिस वाले ये जो लड़की थी और इसके साथ में जो महिला थी यानी इस लड़की की मौसी, इन दोनों को बैठाते हैं और बैठाने के बाद में इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पुचकारते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको ढांढस बंधाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हमें बात बताओ क्या हुआ है। तुम्हारे साथ में अगर जो भी नाइंसाफ़ी हुई है तो उस नाइंसाफ़ी को तुम पुलिस के लिए बताओ, क्योंकि पुलिस इसीलिए बैठी है कि तुम लोगों की मदद कर सके। अब ये जो लड़की होती है, इसकी जो मौसी होती है, पुलिस के सामने जिस तरीके के राज से पर्दा हटाते हैं, वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं तो कुछ पुलिसकर्मी तो ऐसे थे जो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाते हैं। कुछ पुलिसकर्मियों की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो कहानी इस 14 साल की लड़की ने सुनाई थी ये इतना ज़्यादा दर्द भरी कहानी थी कि पुलिस वालों को यकीन ही नहीं होता है। उसके बाद में पुलिस वाले इन लड़की की और जो कहानी थी उसको लिखने के बाद में सीधा पहुंच जाते हैं 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। एक इस लड़की का दादा, एक इस लड़की का चाचा और एक इस लड़की का पिता। और इन तीनों को पुलिस वाले गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लाते हैं, न्यायालय में इनको पेश किया जाता है और इन्हें जेल भेजा जाता है। पॉक्सो एक्ट के तहत भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन तीनों की गलती क्या थी जो पुलिस वालों ने इन तीनों को अरेस्ट किया। दरअसल ये लड़की पुलिस वालों को बताती है कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो दादा है, मेरे जो पिता हैं, मेरे जो चाचा हैं, ये इसी
विधुना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले हैं। अब गांव का नाम, कुछ चीज़ें, परिवार के लोगों का नाम यहाँ पर हाइड रखना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़की है इसकी उम्र महज 14 साल है और 14 साल की लड़की की अभी ज़िंदगी आगे बहुत ज़्यादा पड़ी है। अगर उसके साथ में ये सब कुछ हुआ है तो नाबालिग को देखते हुए उसकी प्राइवेसी को हमें छुपाना पड़ेगा। दरअसल इस गाँव के अंदर एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है, इसकी शादी अब से लगभग 15 साल पहले हुई थी और 15 साल पहले इसकी जब शादी हुई तो ये अपनी पत्नी के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। घर में हालांकि इस व्यक्ति का पिता भी था, इसका एक छोटा भाई भी था। अब इधर ये जो व्यक्ति था ये अपनी पत्नी के साथ में अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। शादी के तकरीबन 2 साल ही गुजरते हैं कि इसकी जो पत्नी थी उसके और इसके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में इन्हें एक बेटी भी हो गई थी। अब लड़ाई झगड़े लगातार इस पति और पत्नी के बीच में होते रहते हैं। उसके बाद में जो पत्नी होती है, जब लड़ाई झगड़ों से ज़्यादा ऊब जाती है तो उसके बाद में वो अपने पति से अलग रहने का फ़ैसला करती है। वो सोचती है कि अगर इसी तरीके से वो इन लोगों के बीच में रही तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसलिए वो अपनी बच्ची को अपने साथ लेती है और उसके बाद में दिल्ली चली जाती है और दिल्ली में ही रहकर जो मेहनत मजदूरी थी वो करती थी, इसी से अपने परिवार का, अपनी बच्ची का भरण पोषण कर रही थी। इधर वो जो परिवार था उसमें जो व्यक्ति था, उसका जो छोटा भाई था, उसकी भी शादी हो चुकी थी। अब घर परिवार में इस महिला जो दिल्ली आ गई थी, इसके ससुर, इसके पति और इसके देवर और उनकी देवरानी, ये जो पूरा परिवार था रह रहा था। तकरीबन 12 साल का लंबा समय गुजर जाता है और 12 साल तक ना दादा ने इस पोती की खबर ली थी, ना पिता ने इस पोती की खबर ली थी जो बच्ची इनको हुई थी, ना चाचा ने इस भतीजी की खबर ली थी। लेकिन माँ जो थी उसको ज़रा भी चिंता नहीं थी, वो अपनी बच्ची की बेहतरीन तरीके से परवरिश कर रही थी। इसी बीच में जो माँ थी उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। उसकी जब तबीयत बिगड़ जाती है तो उसी समय इस बच्ची का पिता और इसका चाचा दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद में एक आध दिन वहाँ रुकते हैं और इस बच्ची को अपने साथ ले आते हैं। साथ लाने के बाद में तकरीबन अब से लगभग 1.5 साल पहले इस बच्ची की जो माँ होती है उसकी भी डेथ हो जाती है। माँ की डेथ हो चुकी थी, बच्ची अकेली थी, उसका सहारा कोई था नहीं। अब घर परिवार में सिर्फ पिता थे, चाचा थे, चाची थी और दादू थे। इनके अलावा परिवार में कुछ नहीं था। अच्छा, जब बच्ची घर में थी तो परिवार वाले लोग इससे काम भी करवा लिया करते थे। जो दादा थे इस बच्ची को खेत पर काम कराने के लिए ले जाया करते थे और जब वो खेत पर काम कराने के लिए ले जाया करते थे तो एक दिन की बात है कि ये दादा अपनी बच्ची को खेत पर काम करने के लिए लेके गया हुआ था और उसी समय इस दादा हैवान की, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास थी, अपनी 14 साल की पोती पर इसकी नीयत ख़राब हो जाती है। जब 14 साल की पोती पर नीयत ख़राब होती है तो उसके साथ में वो आपत्तिजनक कोशिश करता है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है कि जिसका बच्ची जो थी विरोध करती है। बच्ची लगातार कंफ्यूज होती है कि दादा आखिर कर क्या रहा है, इसलिए वो अपने दादा से कई बार अपने रिश्ते की दुहाई देती है। कहती है कि तुम ये किस तरीके की कोशिश मेरे साथ में कर रहे हो, ये चीज़ें जो तुम कर रहे हो मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ, ये चीज़ें गलत है। लेकिन जो दादा था अपनी इस पोती को डराता है, धमकाता है और इसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। दादा शारीरिक संबंध बना लेता है, बच्ची अपने पिता से बताने की कोशिश करती है, लेकिन जो पिता था अपनी बच्ची को बांधता है और बांधने के बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। अब बच्ची बड़ी परेशान थी, बड़ी उदास थी कि अपने दिल का हाल किससे कहे, किससे अपने दर्द दिल की दास्तां सुनाए। उधर जो दादा है लगातार उस बच्ची के साथ में शारीरिक शोषण कर रहा है, उसका रेप कर रहा है। इधर जो पिता था ये भी हैवान बन चुका है, ये भी बच्ची को बांधता है और बांधने के बाद में उसका रेप करता है। बच्ची थोड़े दिनों तक तो बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर सोचती है कि इन दोनों की करतूत के बारे में मैं चाचा को बताऊंगी। उसके बाद में बच्ची कर्रा दिल कर अपने चाचा के पास पहुंचती है और चाचा से कहती है कि चाचा, मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे साथ में इस तरीके से गंदी हरकतें करते हैं। पिताजी तो छोड़ो, जो मेरे दादाजी हैं वो भी मुझे खेत पर लेके जाते हैं और वहाँ पर मेरे साथ में गंदा काम करते हैं। अब कायदे से जब चाचा को ये बात पता चली थी तो उसे इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए था। उसे अपनी बच्ची जो उसकी भतीजी थी उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन जब चाचा ने ये बात सुनी कि पिता भी इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, दादा भी इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो चाचा को तो और मौका मिल जाता है। अब चाचा जो था वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, इसका रेप करता है। यानी अब इस घर के अंदर इस बच्ची के सुनने वाला कोई नहीं था। एक माँ थी, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। घर में पिता थे, पिता भी हैवानियत दिखा रहा था, दादा थे वो भी हैवानियत दिखा रहे थे, चाचा था वो भी हैवानियत दिखा रहा था।
इसका नतीजा ये होता है कि जब साल 1.5 साल तक इस बच्ची के साथ में रेप होता रहता है, इस बच्ची के साथ में लगातार अनैतिक संबंध बनाए जाते हैं, इसका शारीरिक शोषण किया जाता है, नतीजा ये होता है कि जो बच्ची होती है ये गर्भवती हो जाती है। और जब बच्ची गर्भवती होती है तो इसके बारे में वो अपनी चाची को बताती है। चाची से कहती है कि मेरे साथ में मेरे दादा, मेरे पिता और मेरे चाचा पिछले कुछ समय से लगातार दुष्कर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब उसके बाद में जब चाची ये बात सुनती है तो चाची उससे भी बड़ी दरिंदी निकलती है। चाची कहती है कि कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो हम तुम्हें दवा खिला देंगे, तुम्हारा मिसकैरेज हो जाएगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्ची जब ये सब बात सुनती है तो वो सहम जाती है। उसके बाद में दादा, पिता, चाचा ये लगातार उसके साथ में शारीरिक शोषण करते रहते हैं। उसके बाद में एक तारीख आती है 22 दिसंबर साल 2024, रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास। ये जो बच्ची थी, जब इसकी नींद से आँख खुलती है तो इसे पता चलता है कि इसके पिता, इसके दादा और इसके चाचा इसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये गर्भवती हो चुकी है और इसको मार के ही अब ठिकाने लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात समाज में पहुंच गई तो बड़ा बदनामी हो जाएगी। अब जैसे ही ये बात बच्ची सुनती है वो पिछले दरवाजे से दबे पांव निकल जाती है और दौड़ती हुई, भागती हुई पूरे दिन का सफ़र तय करने के बाद में अपनी मौसी के पास पहुंचती है। और मौसी के पास पहुंचने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से अपनी मौसी को बताती है। मौसी जब ये बात सुनती है तो उसको पहली बार तो यकीन ही नहीं होता है, लेकिन जब अपनी बच्ची की हालत देखती है तो घबरा जाती है। उसके बाद में सीधा पुलिस थाने पहुंचती है, इसी बिधुना थाने में, और वहां पर पहुंचने के बाद में कंप्लेंट लिखाती है। कंप्लेंट लिखाने के बाद में इसी जो शुक्रवार की बात है, कंप्लेंट लिखाती है और उसके बाद में पुलिस वालों को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। उसके बाद पुलिस वाले इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जाता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि इस तरीके से जो बाप था वो भी दरिंदा निकला, जो दादा था वो भी दरिंदा था, और जो चाचा था वो भी दरिंदा बन चुका था। और चाची से जब उसने अपने दिल की बात बताई, अपने दर्द दिल को बयां किया, तो उसके बाद में चाची भी उसके साथ में अपने जो घर के व्यक्ति थे उनसे दरिंदगी करवाने में ज़रा भी नहीं चुकी। बहरहाल दोस्तों, ऐसे लोगों को और ऐसी फैमिली के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें गंडनवाल करके लिखते हैं, शाविज़ भाई आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो भाई क्या ही कहा जाए, ऐसी कहानियों के बारे में इंसान क्या ही बोले। सतबीर लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बहुत ही हैवानियत वाली कहानी है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज से लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। तो मोहम्मद जोरेज जी आपका शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है, कुछ सीखने को मिला है आपकी कहानी सुनकर। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं लईक अब्बास गुलस्तनास नाइस स्टोरी। तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एजाज़ अली है, एजाज़ लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, फुल सपोर्ट दुबई से। तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। तनवी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो वालेकुम सलाम तनवी जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं भाई बहुत ही गलत काम किया दादा ने, भाई की मामा कहानी भी सुनाओ भाई कोई मामा की कहानी भी सुनाओ। तो भाई अगर कोई कहानी होगी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सावन कुमार है, लिखते हैं जय भीम भाई। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई लड़की के दादा राजेश ही कसूरबार है, वैसे माँ बाप की भी कोई गलती है जो बेटी को दादा के साथ भेज दिया। बहुत शुक्रिया आपका राजपुरा खबरनामा जी, आपका शुक्रिया। मोगीब आज़मी है, लिखते हैं शाविज़ भाई इंसान अपनी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और वो भूल चुका है कि वो किस तरीके के काम कर रहा है। बहरहाल कहानी अच्छी है। तो मोगीब जी आपका शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।